हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे राजन सीरीज जो है इसका कंप्यूटर विषय के लघुत्तरीय प्रश्नों को हमने बाकी सभी करा दिया है। संस्कृत लास्ट बचा हुआ है, ये भी कल हो जाएगा। तो पूरा सब्जेक्ट जो है राजन सीरीज का कंप्लीट हो गया है, बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय लघुत्तरीय। और अभी तक अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किए हुए है तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है पूरा देख लीजिएगा। टाइम की अगर बात करें तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसलिए आप सभी को यही है दोस्तों कि पूरा जो है वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो इससे आपका फायदा जो है हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और बहुत ही सरल भाषा में लेकर के चलूंगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, डेटाबेस क्या होता है? लिखिए। उत्तर डेटाबेस। कंप्यूटर में डेटाबेस का मतलब है डेटा का एक संगठित संग्रह। डेटाबेस में किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, जैसे शब्द, संख्याएं, चित्र, वीडियो और फाइलें। डेटाबेस को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे वित्तीय रिकॉर्ड रखना, ग्राहक जानकारी मैसेज रखना, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग रखना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आदि। डेटाबेस का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप टेक्स्ट को रख सकते हैं, वीडियो को रख सकते हैं, ऑडियो को रख सकते हैं। ये जहाँ पर सुरक्षित होता है, जो कंप्यूटर का चिप होता है, ये सुरक्षित हो जाता है। और इसका जो डेटाबेस है दोस्तों, इस फाइल को आप कभी भी निकाल करके उसमें एडिट और चेंजेस कर सकते हैं। जैसे किसी कॉलेज को ही मान लीजिए, तो वहाँ पर कंप्यूटर की ज़रूरत क्या होगी डेटाबेस के लिए? कई छात्र हैं, फीस देना है, वहाँ का मैनेजमेंट उसमें रखना हुआ है, तो टैली या किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप रख सकते हैं और वह जो है मेमोरी में जा करके सेव हो जाता है और कभी भी इसको आप निकाल करके चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसको ही डेटाबेस कहेंगे। आगे है इसकी बुनियादी से जो परिभाषा है दोस्तों, डेटाबेस किसी भी परस्पर संबंधित जानकारी का संग्रह है। जब कागज के एक छोटे से टुकड़े पर किराने की सूची लिखते हैं तो आप एक छोटा सा एनालॉग डेटाबेस बना रहे होते हैं। तो वही जो हमने दोस्तों समझाया। दूसरा प्रश्न है, लाइट पेन क्या है? उत्तर है, कंप्यूटर में लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस क्या होता है दोस्तों? कोई भी कंप्यूटर है, उसमें आप बाहर से ही कुछ निर्देश देते हैं और वही जो है निर्देश जब कंप्यूटर में जाता है, प्रोसेस होता है, तो उसी को इनपुट डिवाइस कहते हैं। और लाइट पेन क्या होता है दोस्तों? तो ये पेन की ही तरह होता है, लेकिन ये जो पुराने कंप्यूटर होते थे, उनको जो रेडिएशन निकलते थे वहाँ पर स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन पर जब आप उस पेन को ले जाते थे तो वो जो किरणें आती थी उस किरणों पर रुक जाता था। कहीं पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ करना है, तो उस टेक्स्ट पर आप पेन को ले जाएंगे, लाइट पेन को, तो वह जो है लाइट का जो प्रकाश है वो वहाँ पर रुकना बंद हो जाता है, तो डिटेक्ट कर लेता है हाँ ये ऑप्शन चुनना है, तो वह आसानी से जो है सिलेक्ट हो जाता था। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों पेन कार्य करता था, और ये डिजिटल पेन की तरह बिल्कुल नहीं था। ठीक है, होता जरूर है डिजिटल पेन, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आगे है, यह पेन के आकार का होता है और प्रकाश तरंगों को महसूस करता है। हमने जो बताया कि जहाँ पर पेन रखेंगे वहाँ पर प्रकाश तरंगे सही से नहीं पहुँच पाएंगी, तो जो है समझ जाता है कि हाँ इस चीज़ को चुना गया है, तो वह कार्य करने लगता है। इस्तेमाल कंप्यूटर की स्क्रीन पर जानकारी के साथ काम करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन में एक डिजिटल फोटो जेल और एक ऑप्टिकल सिस्टम के साथ छोटी ट्यूब होती है,
और यह कैथोड ट्यूब अर्थात CRT डिस्प्ले के साथ काम करता है और यह कंप्यूटर की एक सीधा संपर्क उपकरण है। यह स्क्रीन की ऑब्जेक्ट का पता लगाता है और डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर में भेजता है। यह स्क्रीन पर चित्र बनाने, टेक्स्ट लिखने और आइकन को छूने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह माउस की तरह काम करता है, लेकिन माउस जितना सटीक नहीं होता है। ठीक, तो माउस जितना सटीक नहीं होता है, इसका मतलब ये माउस को आप कर्सर के माध्यम से ले जाएंगे, आप छूएंगे, लेकिन वो जो है सीधे आपने पेन पर टच कराया और वो जो है रेडिएशन कलेक्ट करके सही से कार्य करता था। अब इसका उपयोग बहुत ही कम होने लगा है। प्रश्न संख्या 3 है, एनिमेशन क्या है, स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, एनिमेशन आखिर होता क्या है। हेडिंग है एनिमेशन। उत्तर है एनिमेशन स्थिर छवियों को गतिशील छवियों में बदलने की प्रक्रिया है। जैसे आपका ही कोई फोटो है और आप सोच रहे हैं कि उसका मैं ऐसा कर दूं ताकि उसका सर हिलता रहे उस फोटो का, तो उसको जो है एनिमेशन की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। अर्थात वह फोटो जो एक दृश्य कला थी, अब उसको जो है चलते फिरते में बना दिया जाता है, हिलने डुलने लगता है। एनिमेशन की मदद से कहानियों को जीवंत बनाया जा सकता है और अर्थात उसको जीवित किया जा सकता है एनिमेशन की मदद से, और विचारों को जो है संप्रेषित किया जाता है। एनिमेशन का इस्तेमाल मनोरंजन में और उद्योग के क्षेत्र में, विज्ञान, शिक्षा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सोशल मीडिया आदि क्षेत्रों में किया जाता है। एनिमेशन की सहायता से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसकी मदद से ब्रांड प्रमोशन, संदेश पहुंचाने और दर्शकों को शिक्षित करने में मदद मिलती है। एनिमेशन का मतलब ही होता है दोस्तों, कोई भी आपको बात समझाना हुआ तो वहाँ पर एनिमेशन जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए बाल विकास आपने पढ़ा, तो बाल विकास में जो छोटा बच्चा है धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है, तो अगर इसी को दिखाना हुआ तो यहाँ पर इमेज जोड़ सकते हैं। एक बच्चा छोटा है, फिर उसके आगे बड़ा है, फिर और बढ़ जा रहा है, फिर और बढ़ जा रहा है, तो इस प्रकार से जो है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एनिमेशन कार्य कर रहा है। अतः एनिमेशन द्वि-आयामी और त्रि-आयामी कलाकृतियों की छवियों का भ्रम उत्पन्न करने के लिए तेजी से किया गया सिलासियुलर प्रदर्शन है। ठीक, यह दृष्टि भ्रम के कारण उत्पन्न गति का एक प्रकाशीय भ्रम है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। उत्तर है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, और कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार का होता है। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अर्थात मैन, तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात वैन। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षा में सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। पहला पॉइंट है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ज्ञान को संचित करने, प्रसार करने और विकसित करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अर्थात जो सूचना और प्रौद्योगिकी है दोस्तों, वह जो है शिक्षक और अध्यापक, टीचर, स्टूडेंट, इन सभी के लिए आसानी से जो है शिक्षा को आदान प्रदान करने का माध्यम हो जाता है, समझाया जा सकता है। क्योंकि जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है दोस्तों, इसका प्रयोग करके जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया और मोबाइल हो गया, तो ये सभी क्या हैं, संचार के ही तो माध्यम हैं। तीसरा है ICT की मदद से छात्रों को उनकी योग्यता के मुताबिक पाठ्यक्रम सामग्री समझाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो आप जो है रेडियो, टेलीविजन
मोबाइल कंप्यूटर में देख करके आसानी से बता सकते हैं। चौथा पॉइंट है आईसीटी से छात्रों का सहयोग और आलोचनात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करती है। पांचवा पॉइंट है आईसीटी से छात्रों को स्थान की परवाह किए बिना सीखने के संस्थानों तक पहुंच मिलती है। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस से क्या अभिप्राय है? डिजिटल श्यामपट्ट किस प्रकार लाभदायक होता है? तो सभी लोगों को पता है दोस्तों, जो स्मार्ट क्लासेस हैं वहाँ पर डिजिटल बोर्ड हो जाती है और जो पुरानी चीज़ें हैं उसका बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है और जो आगे वैज्ञानिक तरीके से जो आया हुआ है एनिमेशन, कंप्यूटर, चार्ट, पीडीएफ, ठीक है, तो सभी प्रकार के जैसे नाच गाना करा करके पढ़ाना, तो ये सभी जो है स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत आएंगी। और स्मार्ट कक्षाओं के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालना है, तो आइए समझते हैं। स्मार्ट कक्षाओं के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए 2024 में पूछा गया है। उत्तर है स्मार्ट कक्षाएं आज शैक्षिक समस्याओं के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्मार्ट कक्षाओं से आशय उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा देने के लिए विद्यालय भवन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ नए नए तकनीकी साधनों द्वारा अधिगमकर्ताओं को शिक्षा प्रदान कराई जाती है। यह कक्षाएं आज श्रम, व्यय तथा समय बचत का प्रमुख साधन है। जैसे स्मार्ट कक्षा में क्या होता है, हम बोल रहे हैं आप अपने घर से बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो एक स्मार्ट ही हुआ पढ़ने का तरीका। पहले क्या था, जब तक आप कॉलेज नहीं जाएंगे, जब तक गुरुकुल में नहीं जाएंगे, तब तक आप पढ़ नहीं सकते थे। तो ये तो स्मार्ट तरीके हो गए। इन कक्षाओं में शिक्षा ऑनलाइन कर दी जाती थी। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसको लाइव पर अगर चले जाएं तो आप सीधे जो है कमेंट कर पाएंगे और वीडियो को भी देख पाएंगे, बात भी कर पाएंगे। इस कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम फोन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट है। जैसे दोस्तों अगर बात कहा जाए तो फोन के माध्यम से भी जो है, जैसे हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर जो है शिक्षा के रूप में बात कर लीजिए, तो ये जो है स्मार्ट क्लासेस हो जाएंगी। कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी। कॉन्फ्रेंसिंग मतलब एक दूसरे से 10 लोग, 20 लोग, 2 लोग आपस में बात कर सकते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जो है समस्याएं हल कर देते हैं इन सभी चीज़ों को। यह व्यवस्था अत्यंत खर्चीली है। अगर इन सभी की बात कही जाए दोस्तों, तो यह व्यवस्था अत्यंत खर्चीली नहीं है। यहाँ पर ठीक है, जो पुरानी पद्धतियाँ हैं उससे थोड़ा बहुत जरूर अंतर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है आपको ज़्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए भारत में यह कार्य चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। तो अभी ये जो दिए गए हैं दोस्तों कंप्यूटर, इंटरनेट, तो ये थोड़ा बहुत तो खर्चीला होगा ही, ऐसा भी नहीं है। आगे है डिजिटल श्यामपट्ट। डिजिटल श्यामपट्ट से तात्पर्य ऐसे पर्दे से है जिस पर मशीन द्वारा जैसे कंप्यूटर आदि के रूप में प्रायः दीवार पर पर्दा लगाया जाता है और कंप्यूटर द्वारा शिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में प्रोजेक्ट का प्रयोग एक व्यवहारिक प्रक्रिया बनता जा रहा है। आगे है प्रश्न संख्या 7, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग वही है, 2 लोग या 2 लोगों से अधिक, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, व्हाट्सएप हो, इन सभी में वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से बात करना, ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी। अथवा टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वर्णन कीजिए, दोनों में क्या डिफरेंट है ये इसको भी देखना है। अथवा इसको कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसकी कहाँ कहाँ उपयोग होती है, इसको भी आप बता सकते हैं।
अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है और इसको बताना है, या विद्यालय प्रबंधन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता स्पष्ट करनी है। तो आइए देखते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग अथवा टेलीविजन द्वारा बैठक या संगोष्ठियों का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। जैसे टेलीविजन में बहुत से लोगों को देखे होंगे, न्यूज वाले चैनलों में 4 से 5 लोग बैठ जाते हैं और जो है अपना कन्वर्सेशन करते रहते हैं। इस विधि से कराई गई बैठक व्यक्तियों से इस प्रकार बातचीत होती है जैसे वे सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठे हों। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के आज कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे ऑडियो हो गया कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस हो गए, तो ये सभी प्रकार हो जाएंगे। आगे देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है, अर्थात दोनों तरफ जो है दोस्तों वीडियो दो लोगों की आवश्यकता या इससे अधिक होती है जिससे बात कर सकें, जिसमें दोनों तरफ ग्रहण करने पोषित प्रेरित करने की तकनीकी छिपी होती है। इसमें सुनने एवं देखने के साधनों दोनों का प्रयोग करके आमने सामने बात की जाती है। लोग एक दूसरे को देख सकते हैं तथा उनके द्वारा अपनी बातों को पुष्टि हेतु दिखाई जा रही स्लाइड, सीडी, फोटोग्राफ, सूचना तथ्य को भी देख सकते हैं। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में फोन लाइन दोनों तरफ होती है जो टेलीविजन एवं माइक के साथ जुड़ा होता है। इसे इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। इस लाइन के साथ आवाज व चित्र स्थानांतरित होते हैं जो प्रेषक के सम्मुख रखे टेलीविजन पर दिखता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8, टेलीविजन आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए। अथवा कह सकते हैं शिक्षा दूरदर्शन को समझाइए अथवा शैक्षिक दूरदर्शन सेवाओं की विशेषताएं बताइए। 2023 में ये प्रश्न आए हुए हैं। उत्तर है दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य का मतलब होता है दृश्य माने दिखाना और श्रव्य माने सुनना। तो दिखना अर्थात जो देख रहे हैं और दिखाई दे और सुनाई दे। जैसे आप इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, और लिख रहा हूँ, दिखाई भी दे रहा है, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा। दूरदर्शन श्रव्य दृश्य साधन होने के कारण अत्यंत संचार साधनों की तुलना में शिक्षण के लिए अधिक प्रभावी है। टेलीविजन का शैक्षणिक कार्यक्रम एक जनसाधारण के रूप में अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक व्यापक रूप ले चुका है। लोग अपनी रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार टीवी कार्यक्रमों को देखते हैं। इसमें यूजीसी, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के शैक्षिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने के कार्यक्रम नियमित रूप से संचारित होते हैं या प्रसारित होते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम, पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कार्यक्रम। तो ये जो है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो इग्नू कार्यक्रम चलाता है, ये दूरदर्शन पर और रेडियो पर पहले आता था, जो ज्ञानवाणी करके चैनल थी वहाँ पर जो है सुनाई देता था। ठीक है, ये फ्री में जो है कार्यक्रम चलते थे और आसानी से आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के अध्यक्ष के कार्यक्रम। तीसरा है शैक्षिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए कार्यक्रम। चौथा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम और पांचवा है युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम। आगे है छठवां पॉइंट, राष्ट्र के अशिक्षित वयस्कों हेतु वयस्क शिक्षा कार्यक्रम।
7वां पॉइंट है रोजगार परक दिशा निर्देश एवं परामर्श कार्यक्रम। 8वां पॉइंट है ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 9 है शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता बताइए। उत्तर है यह शिक्षकों के लिए उपयोगी है। दूसरा है यह सीखने के स्रोत में उपयोगी है। और सा है यह समाज के लिए उपयोगी है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी अर्थात जो शिक्षा में तमाम प्रकार के जो लैपटॉप, कंप्यूटर, शिक्षा से रिलेटेड जो भी सामग्री हैं उसको अपनाना, ठीक है, उसको कहेंगे। प्रश्न संख्या 10 है दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के कार्य को समझाइए और ये इसका लाभ भी बताना है कि दूर रह करके जो शिक्षा प्राप्त की जाती है तो उसका क्या लाभ होता है। तो आसानी से आप लिख पाएंगे। आइए जल्दी से समझते हैं। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है दूरस्थ शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा है यह ऐसे छात्रों को शिक्षित करती है जो अपनी परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई करने में असक्षम रहे। तीसरा पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा द्वारा दूर से ही छात्रों को शिक्षा दी जाती है जिससे उन्हें आने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा द्वारा छात्रों के तकनीकी स्तर का विकास होता है क्योंकि इसमें रेडियो टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा है यह सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाती है और वर्तमान 5 मिलियन से अधिक लोग इसके द्वारा शिक्षित हो रहे हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11 fresherworld.com की क्या भूमिका है। आगे देखेंगे उत्तर दोस्तों। फ्रेशर वर्ल्ड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको हर तरह की नौकरियां मिलेंगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह वेबसाइट नौकरी तलाश करने में आपको बहुत मदद करेगी। लेकिन इस वेबसाइट की जो खास बात है कि अगर आपको नौकरी प्रोवाइड करती है तो आप से कुछ पैसे चार्ज करती है। तो अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपनी आहारिता और योग्यता के अनुसार नौकरी देख सकते हैं। तो जो है ये fresherworld.com जो है दोस्तों ये एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल है और इस पोर्टल पर जो है आप जाएंगे तो अपनी जॉब जैसा जॉब चाहते हैं उस प्रकार से आपको पैसे देने पड़ेंगे और उस जॉब को आप ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों हाँ जब पैसे दे करके आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर आप कार्य को कर पाएंगे। तो ठीक है ये ऑनलाइन एक तरीका है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12 विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। तो श्रव्य सामग्री और दृश्य अर्थात देखने वाला और सुनने वाला दोनों में वर्गीकरण करना है। आइए जानते हैं। उत्तर है इंद्रिय के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा श्रव्य सामग्री, यहाँ पर केवल सुनाई देता है। दूसरा हो जाएगा दृश्य सामग्री, यहाँ पर हमें केवल दिखाई ही देता है। तीसरा है स अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री, यहाँ पर सुनाई और दिखाई दोनों देता है। आइए इन तीनों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। और आ विकल्प इसमें दिए गए हैं श्रव्य सामग्री। इस प्रकार की सामग्री के माध्यम से छात्र कान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ श्रव्य ही केवल है, बाकी दृश्य सामग्री यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे रेडियो और टेप रिकॉर्डर, क्योंकि यहाँ पर देख नहीं पाएंगे, केवल आवाजें सुन पाएंगे। वह है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री के प्रयोग से व्यक्ति आँखों से देखकर ज्ञान प्राप्त करता है। इसके प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे जैसे पोस्टर है, मॉडल चार्ट है, ग्राफ है, स्लाइड है, खिलौना है। ये सभी आप देख करके सीख पाएंगे, आपको उसमें आवाजें सुनने को नहीं मिलेंगी। और स है इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री।
श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से आँख और कान दोनों को एक साथ कार्य करना पड़ता है। व्यक्ति आँख से देखता है और कान से सुनकर विषय वस्तु के प्रति अपनी जो है भावना मतलब उसको समझ सकता है उसकी और भावना अपनी व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार प्राप्त शुद्धता, व्यावहारिकता तथा ग्राह्यता का गुण होता है। इस प्रकार की सामग्री में टेलीविजन, ड्रामा, चलचित्र, कंप्यूटर फिल्म आदि प्रमुख हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री श्रव्य व दृश्य से अधिक प्रभावी होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु किन किन श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग होता है, किन्हीं चार का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। पहला है चार्ट, दूसरा है पोस्टर, तीसरा है खिलौना, चौथा है खेल, पांचवा है रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर। तो ये जो है इसमें सभी प्रकार के हैं, ठीक है। इसको केवल देख करके भी सुना जा सकता है और सुन करके भी केवल इसको किया जाता है, जिसको श्रव्य सामग्री कहते हैं। दृश्य श्रव्य दोनों भी हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, दूरदर्शन हो गया। आइए इसमें बात करते हैं दोस्तों चार्ट की। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को अस्थायी व व्यापक बनाने के लिए सस्ता एवं सर्वसुलभ साधन, जिसके माध्यम से संख्यात्मक या गुणात्मक दोनों प्रकार के सूचनाओं, संख्याओं, आंकड़ों को अच्छी तरह चित्रात्मक या ग्राफिक दृश्य के रूप में बच्चों को सामने रखा जाता है और कक्षा के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह पूर्ण ज्ञान हो या प्रस्तावना से संबंधित हो या विषय वस्तु के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण से पुनरावृत्ति, अभ्यास अथवा गृहस्थ प्रदान करनी हो, तो सभी जो है चार्ट इसमें शिक्षक को भरपूर सहायता करते हैं। जो भी चार्ट है दोस्तों, पोस्टर हैं, उसके माध्यम से आप छोटे बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, बड़ों को भी जो है चार्ट के माध्यम से आसानी से समझाने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट है पोस्टर। सीखने की प्रक्रिया में पोस्टर दृश्य साधनों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टर में व्यक्तियों, संस्थानों या घटनाओं के चित्र भी होते हैं, परंतु इसमें चित्रात्मक अभिव्यक्ति चित्रों की तरह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते हैं, वरन एक विशेष ढंग से अप्रत्यक्ष एवं संकेतात्मक रूप में व्यक्त की जाती है। पोस्टर द्वारा किसी एक विचार को केंद्र मान करके भावनात्मक अपील की जाती है। जो संदेश वह देखने वाले तक पहुंचना चाहता है, वह उस दर्शक के मस्तिष्क में ठीक से अंकित हो जाए। तीसरा पॉइंट है बच्चे के मन को लुभाने तथा भावी जीवन के लिए उन्हें तैयार होने में सहायता करने वाली वस्तुएं ही खिलौने होते हैं और खिलौने बच्चों को जीवन कौशल प्रदान करते हैं। खिलौने की सहायता से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया रोचक एवं सहायक हो जाती है। इसका प्रयोग बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के बाद तो खिलौने का महत्व और भी बढ़ गया है। चौथा पॉइंट है खेल। खेल बच्चों तथा वयस्कों सभी को अच्छी लगने वाली प्रक्रिया है। इस क्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी थकान दूर कर पुनः इसका संचार करता है, अर्थात कोई भी जो मानसिक रूप से थका हुआ है वो व्यायाम करके या खेल के माध्यम से अपने शरीर को सही कर सकता है। मानसिक खेल खेलने से शारीरिक शक्ति तथा जो शारीरिक खेल है उसको मानसिक शक्ति का संचार हो जाता है और वहाँ पर कल्पना, अनुकरण, सक्रियता का समावेशन होता है। वास्तव में खेल व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। चौथा प्रश्न है, 14वां प्रश्न है दोस्तों, और अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के पास जो भी थर्ड सेमेस्टर में अभी हैं। आइए प्रश्न संख्या 14। रेडियो आधारित शिक्षण एवं सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा रेडियो के माध्यम से शिक्षा
शिक्षण व सूचना निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहला है शाब्दिक, दूसरा है वाद्य यंत्र अर्थात जो सितारे होते हैं, गिटार होते हैं, तो इन सभी के ध्वनि से। तीसरा है रूपक, और आगे है पहला पॉइंट इसमें देखेंगे शाब्दिक क्या होता है। रेडियो का विकास ही शाब्दिक विद्या से हुआ है। जो शाब्दिक मतलब जो शब्द लिखा जाता है, ठीक है, शब्दों के माध्यम से सूचनाओं एवं शिक्षण का कार्य करता है। इसमें निम्नलिखित विधाएं हैं। अ है वार्ता, शिक्षण कृषि विज्ञान साहित्य सामाजिक विषय खेल आदि पर होती है। ब है रिपोर्ट, शिक्षा कृषि विज्ञान साहित्य समसामयिक विषय पर। स है रेडियो क्विज कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 15 है, नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए किन्हीं 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है प्रेषक, दूसरा है माध्यम, तीसरा है प्राप्तकर्ता, चौथा है भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि। प्रश्न संख्या 16 है, यूट्यूब से आप क्या समझते हैं। यूट्यूब एक वीडियो वेबसाइट होती है जिस पर कोई व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है और डाले गए वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। उन्हें किसी भी अन्य व्यक्तियों को भेजा जा सकता है और यूजर किसी भी वीडियो पर अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो पर आप चाहे तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, ठीक है, दूसरों को भी भेज सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो ये सभी कार्य आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 17, टेलीनेट क्या होता है, तो आइए जानते हैं। टेलीनेट एक ऐसी सुविधा को कहते हैं जिसके द्वारा स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर पर कार्य एवं उसके संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। प्रश्न संख्या 18 है, रियल टाइम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, अर्थात उत्तर हो जाएगा 2 अथवा 2 से अधिक यूजर के मध्य सीधा संवाद स्थापित करना, तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान या रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, या ऑडियो वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है उसके माध्यम से। प्रश्न संख्या 19 है, किसी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के बारे में संक्षेप लिखना। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां कोई भी व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है या पहले से डाले गए वीडियो क्लिप को देखा जा सकता है और डाउनलोड किया जा सकता है एवं किसी अन्य को भी भेजा जा सकता है। प्रश्न संख्या 20 है, साइबर क्राइम में क्या अंतर होता है, ठीक है, और साइबर क्राइम क्या होता है। उत्तर है साइबर स्पेस से किया गया कोई भी अपराध इसमें कंप्यूटर या संचार नेटवर्क दोनों का प्रयोग किया गया हो साइबर क्राइम कहलाता है। अथवा जैसे इसको अगर कहा जाए तो जैसे हैकिंग हो गया, किसी कंप्यूटर को हैक कर लिए गए, ठीक है, आपका कंप्यूटर किसी और ने यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर आपका है, डेटा किसी आपके दूसरे के पास जा रहा है, जैसे पैसे चोरी कर लेना, ऑनलाइन अवैध ईमेल भेज देना, कंप्यूटर वायरस डालना, ठीक है, अवैध ईमेल मतलब आपका ईमेल है, कोई ने किसी ने आपके ईमेल को ही उपयोग करते हुए किसी को धमकी दे दी, किसी को कुछ कर दिया, ठीक है, तो ये जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 21, कंप्यूटर आधारित शिक्षण तथा सूचना संबंधित सामग्री का वर्णन कीजिए। उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है। उत्तर है कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन है। कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने एवं सूचना प्रदान करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, सेना आदि में व्यापक रूप से किया जा रहा है। कंप्यूटर के उपयोग से सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आ गई है तथा इसके द्वारा प्राप्त अस्थायी ज्ञान होता है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता के अनुसार जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कंप्यूटर पर काम करके विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करने के संबंध में
आपके क्या अनुभव हैं? इंटरनेट ने आपकी जानकारी के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है? ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों अपने मन से कि अगर इसको एक एक लाइन भी लिखेंगे दोस्तों तभी हेडिंग डाल करके कई लाइन बन जाएंगे। फिर भी आइए देखते हैं दोस्तों, इसको तेजी से थोड़ा सा समझ करके पढ़ते हैं। वैसे तो कंप्यूटर द्वारा एकल मार्ग शिक्षण होता है। किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा छात्रों के बीच परस्पर अंतरक्रिया करके योग्य बनाया जाता है। कंप्यूटर में ब्रांचिंग प्रोग्राम अध्ययन का प्रयोग करके ही एक समय में अनेक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसमें विद्यार्थी अंतरक्रिया भी करता है। इसमें कंप्यूटर द्वारा प्रत्येक छात्र की जिज्ञासाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर निर्णय लिया जाता है कि कौन सी जानकारियां दिया जाना उचित है। समस्त छात्रों की जिज्ञासा के आधार पर उत्तरों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है। आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों को पृष्ठ पोषण भी दिया जाता है। कंप्यूटर से विभिन्न छात्रों की व्यक्तिगत रूप से सहायता की जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों इसके अलावा क्या क्या है। तो इसके अलावा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आइए देख लेते हैं। पहला है कंप्यूटर शिक्षण परिदृश्य निर्माण में, और दूसरा है ग्राफिक निर्माण में, तीसरा है कार्टून मूवी निर्माण में, और चौथा है सूचनाओं का विश्लेषण करने में। कंप्यूटर जो है दोस्तों इन सभी को जैसे कक्षा शिक्षण में दिखाने के लिए कंप्यूटर में किसी भी प्रकार को, और कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी भी ग्राफिक डिजाइन करने में कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कार्टून मूवी बनाने के लिए आप इसमें कंप्यूटर का यूज ले सकते हैं। सूचनाओं को जैसे कोई भी प्रश्न हुआ, गलती हुआ है, या कोई भी जानकारी आप चाहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि इसका सही है या गलत है, तो वहाँ पर जो है आप सूचनाओं को देख करके चुन सकते हैं। पांचवा है इंटरनेट द्वारा सूचनाएं व जानकारी प्राप्त करना, और छठवां पॉइंट है ईमेल द्वारा। प्रश्न संख्या 22 है दूरदर्शन का क्या महत्व है? यहाँ अध्यापक को उत्तर हो जाएगा, यहाँ अध्यापक को हटा दिया जाता है। ठीक है, दूरदर्शन के माध्यम से क्या है, तो जो क्लास के टीचर हैं उनको हटा दिया जाता है। और दूसरा है दूरदर्शन एक पूरक शिक्षण साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तीसरा है योजनाओं को प्रभावी एवं समृद्ध बनाने के लिए विधि के रूप में दूरदर्शन को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो दूरदर्शन का कार्य है दोस्तों दूर बैठ करके किसी भी प्रकार की जानकारियाँ जो दे रहे हैं उसको आप अपने घर बैठ करके ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, अथवा पावर पॉइंट किसे कहते हैं? तो पावर पॉइंट दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग होता है। इसको जब इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में तो कई सॉफ्टवेयर और आते हैं दोस्तों। अगर MS पावर पॉइंट इस्तेमाल करेंगे तो उसी में पावर पॉइंट भी आ जाएगा। तो आइए पावर पॉइंट क्या होता है समझते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण करने का सशक्त प्रोग्राम होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर पर आप जा करके एनिमेशन, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो ये सभी जोड़ करके आप इसमें स्लाइड तैयार कर सकते हैं। और समझाने के लिए दोस्तों चाहे क्लासरूम हो चाहे कोई और सेमिनार हो वहाँ पर समझाने के लिए किया जाता है। चलचित्र तथा एक एनिमेशन को जोड़ सकते हैं प्रेजेंटेशन में। स्लाइड में टेक्स्ट द्वारा स्लाइड की फाइलों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? किसी एक वेब ब्राउजर के नाम लिखिए। तो उत्तर है वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट की खोजने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम और भी कई प्रकार के दोस्तों ब्राउजर डाउनलोड करने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से प्रयुक्त कोड जिनका प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति या मतलब कंप्यूटर के द्वारा उपयोग किया जा सकता है पासवर्ड कहलाता है।
ठीक है। और पासवर्ड अंकों, अक्षरों, चिन्हों तथा सिंबल अर्थात जिसको कहते हैं उसको मिला करके बनाया जा सकता है। यह केस सेंसिटिव होता है अर्थात इसमें कैपिटल एवं स्मॉल लेटर में पहचान भी कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात दोस्तों इसको आप कैपिटल लेटर, बड़ा लेटर, सिंबल, कैरेक्टर्स, ठीक है, जो भी जोड़ना है इसमें जोड़ सकते हैं और ये पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। उस पासवर्ड के माध्यम से ही आप किसी भी चीज़ों को लॉगिन कर सकते हैं जो आपने बनाया हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 26, विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है विकिपीडिया एक ऊंचा लक्ष्य है, दुनिया के सभी का ज्ञान एक ही व्यापक संग्रह है जैसे इंटरनेट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विकिपीडिया है दोस्तों, हर प्रकार की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होती है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया पर देखने की सुविधा नहीं केवल, ठीक है, इसमें पढ़ा जा सकता है केवल जानकारी को। विकिपीडिया का उद्देश्य व्यापक रूप से सुलभ और मुफ्त विश्वकोश के रूप में कार्य करके पाठकों को लाभान्वित करना होता है। एक व्यापक लिखित सार संग्रह जिसके ज्ञान की सभी शाखाओं की जानकारी मिलती है। विकिपीडिया लेख का लक्ष्य मौजूदा मुख्यधारा के ज्ञान का निष्पक्ष और सटीक तरीके से एक सीधी तथ्य आधारित शैली के साथ तटस्थ रूप से लिखित सारांश प्रस्तुत करना है। लेखों में निबंध जैसे तर्कपूर्ण, प्रचारात्मक, विचारात्मक लेखन के बजाय औपचारिक लहजे के साथ एक विश्वकोश शैली होनी चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 27, वायरल कंप्यूटर पर क्या प्रभाव डालता है। तो उत्तर हो जाएगा पहला पॉइंट, यह फाइल को नष्ट कर सकता है, मिटा सकता है तथा मेमोरी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो वायरस है दोस्तों, वायरस, ठीक है, वायरल कहा भी शायद सॉरी इसके लिए। तो जो वायरस है दोस्तों, उसको हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वायरस है वह कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इन सभी के माध्यम से दोस्तों जो फाइलें होती हैं उनको करप्ट करने, मेमोरी को डैमेज करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और वायरस जो है दोस्तों किसी भी कंप्यूटर को हैक करने के लिए जो है वायरस डाल दिया जाता है और वायरस जो है दूसरों को भी पहुंचा देता है डेटा को। दूसरा पॉइंट है इसके सक्रिय होने से कंप्यूटर की गति जो है वो धीमी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर बार बार हैंग होने लगता है और हैंग का मतलब है दोस्तों बार बार सिस्टम जो है बंद हो जाती है फिर ऑन होती है, ठीक है। एप्लीकेशन चला रहे हैं वहाँ पर बंद हो जाएगा, हीट होने लगेगा ज़्यादा, ठीक है, गर्म होने लगेगा। और चौथा पॉइंट है कुछ प्रोग्राम सही नहीं चलते हैं, ठीक है, जिसको हमने बताया कि सॉफ्टवेयर सही से कार्य नहीं कर सकते, बार बार बंद हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया है, समझाइए। उत्तर है आधुनिक युग में सूचना एवं संचार क्रांति के आगमन के साथ ही शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। प्रौद्योगिकी विभिन्न क्रियाओं तथा तकनीकी के माध्यम से जो शिक्षा संबंधित सामग्री छात्रों तक पहुंचती है उसे शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से जाना जाता है। वर्तमान युग में छात्र अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान घर बैठे सीधे संपर्क द्वारा करना चाहते हैं और इस कार्य को इंटरनेट तथा कंप्यूटर ने आसान बना दिए है। आज छात्र निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी जो है दोस्तों इसके माध्यम से जैसे कोई भी ऑनलाइन आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें देखेंगे ट्यूटर का शैक्षणिक उपयोग, अर्थात जो ट्यूटर है दोस्तों जिसको हम लोग आज एक्स नाम हो गया है, वहाँ पर जो है आसानी से जो पोस्ट लिखे जाते हैं, पहले पहले जो पोस्ट आता है दोस्तों जैसे किसी भी शिक्षा मंत्री या जो भी उसमें जुड़े हुए होते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, तो उसमें जो पोस्ट किया जाता है उसको नॉलेज ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वेबसाइट के प्रयोग द्वारा जानकारी का अर्जन, ठीक है। कंप्यूटर में आप वेबसाइट खोल सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो इन सभी में जो है
आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फेसबुक पेजों की सहायता से ज्ञान का अर्जन। ठीक है, लिंक्डइन सर्विस की सहायता से ज्ञान का अर्जन, मतलब जो भी तरीके हैं दोस्तों, जो भी वेबसाइटें हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, तो हर जगह जो है जानकारी कुछ न कुछ मिल जाएगी, तो वहाँ से देखना। प्रश्न संख्या 29 है रोजगार पोर्टल को समझाइए। जानते हैं रोजगार पोर्टल क्या होता है, तो अभी समझिए। रोजगार पोर्टल वह होता है दोस्तों जहाँ पर जॉब की बातें होती हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन जा करके वहाँ पर देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी कहाँ खाली है। आप वहाँ पर जा करके अप्लाई कर दीजिए, बाद में जाइए अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, वहाँ पर जो है जॉब मिल जाएगी। समझते हैं। उत्तर है जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में रोजगारों की संख्या अधिक बढ़ गई है। सभी लोगों को आसानी से रोजगार प्राप्ति होना सुनिश्चित नहीं है, इसीलिए कई कंपनियां यहाँ निकालने वाले विज्ञापनों का विवरण वेबसाइटों पर डाल देती हैं और इन्हीं वेबसाइटों को रोजगार पोर्टल कहा जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 30। कार्यालय या कार्य प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन कीजिए, अथवा कह सकते हैं कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। तो उत्तर देखेंगे कार्यालय कार्य प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है कार्यालय में कामकाज के सभी पहलुओं में मुख्य रूप से योगदान देना। दूसरा है सूचनाओं के आवागमन में गतिशीलता प्रदान करना। तीसरा है कार्यालय की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए एक कुशल और प्रभावी रूपरेखा प्रदान करना। चौथा है कार्यालय के अन्य विभागों तथा उनके सदस्यों के सामंजस्य स्थापित करना। पांचवा है सूचनाओं के संचार और सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी व्यापक व्यवस्था प्राप्त करना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 31। दूरदर्शन के किन्हीं 5 शैक्षिक उपयोगों को लिखें। उत्तर है पहला साक्षरता कार्यक्रम के लिए। दूसरा है छात्रों को प्रेरित करने में इसका उपयोग होता है। तीसरा है वे छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सहायता होते हैं। और चौथा पॉइंट है अध्यापन शिक्षा में प्रदर्शन पाठन के लिए में इसका महत्व है। पांचवा पॉइंट है छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 32 है ई बुक से आप क्या समझते हैं, समझाइए। उत्तर है ई बुक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसको कहते हैं, अर्थात कंप्यूटर में आप किताब को डाउनलोड कर पाएंगे और वहाँ पर पढ़ पाएंगे, तो उसको जो है ई बुक कहेंगे। डिजिटल रूप में पुस्तक का होना। ई पुस्तक कागज की अपेक्षा डिजिटल के रूप में संचित होती है। इन पुस्तकों को कंप्यूटर मोबाइल डिजिटल यंत्रों में पढ़ा जा सकता है। इन्हें इंटरनेट पर भी छापा जाता है तथा इसे बांटा भी जाता है। ये पुस्तकें कई फॉर्मेट में होती हैं। इनमें पीडीएफ सबसे प्रचलित फॉर्मेट है। पीडीएफ एक ई पुस्तक के लिए एडोब रीडर या फॉक्सटेल रीडर, मतलब जो पीडीएफ को पढ़ा जाता है, जो ऐप पढ़ सकता है उसको ओपन कर सकता है। इनमें से एडोब तो पीडीएफ फॉर्मेट की निर्माता कंपनी एडोब वाले का है। ठीक है, मतलब जो एडोब कंपनी है पीडीएफ और जो चलता है उन्हीं का है। प्रश्न संख्या 33 है ई लर्निंग क्या होता है, अथवा ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सीखना। तो समझ गए हों कि इसको आसानी से बना सकते हैं। उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षण संबंधित क्रियाएं भी काफ़ी प्रभावित होती हैं। अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहा जाता है। इसके विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे बहुमाध्यम, ईमेल, इंटरनेट, वेब आधारित शिक्षण सामग्री,
वस्तु, अधिगम, व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि। प्रश्न संख्या 34 है, ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ होता है? और उत्तर है ऑनलाइन चैटिंग से लाभ। और आगे है, व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, कंप्यूटर इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा है, व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं जिन्हें भविष्य में इसकी आवश्यकता के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। चौथा पॉइंट है, व्यक्ति दूर दराज शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर है डिजिटल विषय वस्तु के साधन निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, और भी लोग जुड़ जाएं, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें डिजिटल विषय वस्तु के साधन निम्नलिखित हैं। पहला है ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूसरा है स्लाइड, तीसरा है ई बुक, चौथा है PDF, पांचवा है CD, छठवां है ई अनुवर्गों का उपयोग। प्रश्न संख्या 36 है, एडुसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है? स्पष्ट कीजिए। अथवा एजुसेट का परिचय कीजिए, अथवा एजुसेट क्या है, इसका उपयोग बताइए। उत्तर हो जाएगा एजुसेट सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है एजुसेट। एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया था ताकि शिक्षा को सरल बनाया जा सके। इसे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से चलाने में सहायता मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। इसका दूसरा नाम GSAT-3 भी है, और इसका नाम एजुसेट रखने का मुख्य कारण इसके कार्यक्रम के प्रसारण के लिए इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई। एजुसेट के निर्माण की घोषणा पूर्व मानव संस्थान विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्यक्रम में की थी। इस सैटेलाइट की रूपरेखा तथा कार्य प्रणाली को अंतिम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रदान किया था। शैक्षिक उपग्रह अपने देश में शैक्षिक सूचनाओं को प्रदान करने का एक ऐसा ही प्रभावी उपागम जिसके द्वारा उपग्रह सेवा का विस्तृत करके उसके शैक्षिक अनुप्रयोगों को सुनिश्चित किया जाता है। एजुसेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी एवं सुगम बनाने हेतु एजुसेट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 37 है, शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संस्थान कौन कौन से हैं? तो उत्तर है मुक्त डिजिटल शैक्षिक स्रोतों के संसाधन निम्नलिखित हैं। पहला है ई बुक्स। ई बुक्स विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। ये बुक्स पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर सदैव उपलब्ध रहती है। इन पुस्तकों का उपयोग करके छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिगम सामग्री का चयन कर सकते हैं। इस पुस्तकों की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक छात्र को घर बैठे विभिन्न शैक्षिक सामग्री उपलब्ध हो जाती है। ई बुक्स का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है। ई बुक्स का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बुक, जैसे अगर विश्व में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इंटरनेट उपलब्ध है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आप यहाँ से भेज करके वहाँ पर कर सकते हैं। मोबाइल है, डिजिटल फोन है, तो आप कहीं भी रहते हुए भी जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है। तो आइए आगे देखें। आइए, दूसरा है वेब पोर्टल। क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। यह एक तरह का संबंध पेज होता है जिसको विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी सूचना प्राप्ति के लिए वेबसाइटों के वेब अपनी आवश्यकता के अनुसार लिंक पेज खोल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें गूगल का वेब
पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम हम गूगल टाइप करेंगे। तत्पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा, अर्थात जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। ये विकल्प स्टार मूल्य, समाचार, सूचनाओं तथा आंकड़ों, ईमेल आदि से संबंधित होंगे। यदि हमें सूचना संबंधित जानकारी चाहिए तो हम उस आवश्यकता पर क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमें प्राप्त करनी होती है उसे डाउनलोड करके प्रिंट के रूप में प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसी तरह से अन्य वेबसाइटों के भी वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण याहू, गूगल, जहां हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। याहू भी दोस्तों एक सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, ठीक है। और सर्च इंजन पर कुछ भी आप टाइप करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको पूरे जानकारी जो ढूंढेंगे मिल जाएगा, उसको आप कॉपी करके आप प्रिंट आउट फॉर्म निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। तो उसी को जो है वेब पोर्टल कहते हैं, जो आपने सर्च किए, जो आपको जानकारी मिली, ठीक है, जो भी वेबसाइट पर आप गए हैं। आगे है प्रश्न संख्या 38, इलेक्ट्रॉनिक मेल से क्या समझते हैं? उत्तर है ईमेल एक ऐसी आईसीटी की तकनीक है जिसकी सहायता से जल्दी ही विद्यालय अपने कार्य संबंधित को कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिनटों में भेज देना होता है, जिससे उनका काम कम समय में हो जाए। और आजकल अमीर लोग अपनी ईमेल का पता अपनी पत्रावली, लेटर पैड तथा विजिटिंग कार्ड पर भी जो है छपवा देते हैं और व्यापारिक लोग ईमेल का बहुत उपयोग करते हैं। ईमेल का प्रयोग तभी हो पाता है जब अपना पीसी या मॉडेम और अपना दूरभाष हो, मतलब इन सभी के माध्यम से पीसी, लैपटॉप में इंटरनेट के माध्यम से ही जो है आप भेज पाएंगे, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो। प्रश्न संख्या 39 है, ऑफिस में आईसीटी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? लिखिए। उत्तर है ऑफिस में आईसीटी का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है। पहला है अध्यापक छात्र उपस्थिति में, ठीक है। तो जो अध्यापक हैं और छात्र हैं उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जो है आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, आईसीटी जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए इसमें कहाँ कहाँ उपयोग होता है दोस्तों, ये भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है अध्यापक के वेतन रिकॉर्ड बनाने में। तीसरा पॉइंट है नवीन छात्रों की भर्ती का रिकॉर्ड बनाने में। चौथा है पेंशन रिकॉर्ड बनाने में। और विद्यालय के खर्चों का रिकॉर्ड बनाने में, टीसी का रिकॉर्ड बनाने में। जो ये टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों, इसका उपयोग अर्थात जो इंटरनेट होता है, ठीक है, जो वेबसाइटें होती हैं, जो कंप्यूटर होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा इसको बताना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 40 है, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग क्या है? उत्तर है कंप्यूटर नेटवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला है आंकड़ों का परस्पर आदान प्रदान करना। दूसरा है विभिन्न प्रयोक्ताओं के कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना, मतलब कई लोगों को एक कंप्यूटर को जोड़ देना ताकि बात कर पाएं। तीसरा है एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना। दूसरा है चौथा पॉइंट है सहकारी प्रक्रियाओं के लिए दो अथवा दो से अधिक कंप्यूटर द्वारा सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का परस्पर उपयोग करना। पांचवा पॉइंट है विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़े यंत्रों युक्तियों का परस्पर संबद्धता के माध्यम से पूर्ण उपयोग करना। और छठवां पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा शाखा या विभिन्न नेटवर्क को एकीकृत कर संचालित करना। सातवां पॉइंट है विभिन्न कंप्यूटरों पर स्थित सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करना तथा क्रियान्वयन करना, ठीक है।
आगे है 8वां पॉइंट, किसी एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को दूसरे कंप्यूटर को भेजना। तो प्रश्न संख्या 40 हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जितने भी राजन सीरीज हैं उन सभी का हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, तो एक बार सभी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का कमेंट भी आता रहता है तो सर की पूरा कंप्लीट नहीं है, पूरा बनाइए वीडियो। तो आपको बता दें पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे तब मिलेगा ना। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर भी हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।